इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़े थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई लाइट रेज ऐसे इंसिडेंस हो, कल का थोड़ा सा रिवाइज ले रहे हैं, ऐसे इंसिडेंस हो कि जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो, ठीक है, तो वो लाइट क्या होती है, उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। और इसकी कंडीशन होती है कि लाइट को डेंसर से रेयर में जाना। देखिए बस हल्का सा ये यहां से हमने बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए ये डेंसर है और ये रेयरर है, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, एक रेज को मैंने ऐसे निकाला था, बस हल्का सा देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट इस जगह है बेटा, ये रेज यहाँ से गई, जाने के बाद डेंसर से रेयर में जा रही है, इसको क्या होना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इसका इससे दूर हटेगी और ऐसे निकल जाएगी। एक रेज को मैंने जब ऐसे इंसिडेंस कराया, इतने एंगल पर इंसिडेंस कराया कि जो वो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इन दो मीडियम को डिवाइड करने वाली लाइन पर चली गई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो ये एंगल हमारा 90 बन गया, और जिस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाता है, उसका इंसिडेंस एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है। और अगर हम बेटा अगली रेज को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंसिडेंस एंगल पर हम इंसिडेंस कराते हैं, तो ये रेज इस मीडियम में ना जाकर यहीं पर क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम लोग कल बात कर चुके थे। इसकी जो बहुत अच्छी कंडीशन ये थी कि दो कंडीशन मेन थी कि लाइट को डेंसर में रेयर में होना चाहिए था, कंडीशन ये, लाइट जो रेज है वो डेंसर से रेयर में चलना चाहिए था, एक ये बात थी मेन। और दूसरी बात ये थी कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये चीज, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होना चाहिए ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से ग्रेटर हो जाता है तो फिर मीडियम को चेंज नहीं करती, जिस मीडियम में आती है उसमें रिटर्न हो जाती है। लेकिन कंडीशन है कि रेज डेंसर से रेयर में जाना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रेज कहां से आना चाहिए, डेंसर से रेयर में जाना चाहिए था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ये कल आपको बता चुके थे जी बेटा। तभी तो इंटरनल, तभी तो रिफ्लेक्शन हुआ, आना ही ये इसीलिए तो हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी तो लिए हुआ कि जिस मीडियम में गई उसी में रिटर्न हो गई, और जब उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है तो ये तो रिफ्लेक्शन है, दूसरे मीडियम में चले जाएगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन जहां से जा रही थी, ठीक है, उसी में रिटर्न हो रही है, उसी में बाउंस बैक हो रही है, इसलिए हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, पूरी तरह क्लियर है चीज, लिख लोगे ना, अगर आ जाएगा तो लिखो, चाहे जो कुछ फिगर आप बना के अपने मर्जी से आप डिस्कस करिए, वो गलत नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आज के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिना इसके बेटा पेपर बनेगा नहीं। कह रहे बिना इसके पेपर नहीं बनेगा, 100% बता रहे हैं आपको। रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं, सोच लीजिएगा। 3-4 टॉपिक है जो 100% आना ही आना है, इस पूरे फुल चैप्टर में बस 3-4 ऐसे जो जिसका डेरिवेशन होना ही होना, 100% होना है, ठीक। ये इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, ये 3 है, तो यहां से क्वेश्चन 100% रहना, डेड श्योर है जगह से। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, और इसको आज पढ़ेंगे तो आज के बाद फिर ऐसा पढ़ेंगे दोबारा पढ़ना ना पड़े, भले हम एक पढ़ें लेकिन आराम से, ठीक। रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल थ्रू convex spherical refracting surface, spherical refracting सरफेस। तो बेटा ये दो हैं, एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, फॉर्मूला सबका सेम निकलता है, बस खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग अलग आ जाता है, वही सब कुछ होता है सेम एज इट इज, ठीक है। हाँ, यहां पर क्या मेन बात हमारी ये है,
जो मेन है आपको ये देखना है, ये मेन कंडीशन है, व्हेन लाइट रेज passes from rarer to denser। हम आपको फार्मूला कराएंगे, वो करा रहे हैं कि जब लाइट रेज क्या रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, वहां चलेंगे हम लोग। ठीक, कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट रेज का क्या रेयर से डेंसर में हम कराएंगे। आइए देखिएगा बेटा, सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स सरफेस बेटा इस तरह का होता है, ये कॉन्वेक्स सरफेस होगा, ठीक। और स्फेरिकल है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा। इसको थोड़ा सा ग्लास है तो ऐसे और बढ़ा लिया, हल्का सा ये बढ़ा लिया, ये समझो ग्लास है पूरा ये, और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स है डेफिनेटली कि भाई कॉन्वेक्स होगा। और यहाँ वो लिखा है, वो स्फेरिकल लिखा है, तो ये शेप भी हमारा क्या होगा, स्फेरिकल शेप होगा। हम बेटा इतने की बात कर रहे हैं, बाकी ये ग्लास है तो ना आगे बढ़ा दिया उसको। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये लाइन, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, चाहे और बढ़ा लो आप, यहां तक कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अगर भैया ये कॉन्वेक्स है और स्फेरिकल है तो इसका कोई ना कोई सेंटर होता है, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो क्योंकि इसका कर्व उधर मुड़ा हुआ है तो सेंटर भी इसका इधर ही होगा, तो ये मान लेते हैं इसका सेंटर हो गया, ठीक। ये सेंटर हो गया। ठीक, देखिए पूरी ऑप्टिक्स में फिगर मेन होते हैं। फिगर आपको समझ में आ गया, आधा काम आपने कर लिया, ठीक। बेटा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये ओ पॉइंट है, वो कुछ और नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक काम करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऐसे जब लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको याद रखिएगा हमेशा। तो बेटा जो ये लाइन होती है एन, यानी इसको हम नॉर्मल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पर, तो ये हमारी सी एन क्या हो गई, या एनसी क्या हो गई, नॉर्मल हो गया इस जगह। क्लियर है। ऑब्जेक्ट ओ पर है, ओ पर ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं। एक लाइट रेज ओ से चली और ए पर इंसिडेंस हुई, ओ पर चली और ए पर इंसिडेंस हुई। सुनिएगा ध्यान से, ये बेटा एयर है, और एयर है तो रेयर मीडियम, और ये लिखा हुआ है ग्लास, तो ये हमारा क्या है, डेंसर। मान लेते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। भाई दो मीडियम है तो दो के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। बात क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब सुनिएगा, ये रेस ओ से आई, यहां पर इंसिडेंस हुई, ये नॉर्मल है, रेयर से डेंसर में जा रही, प्रवीण रेयर से डेंसर चल रही है, तो भैया जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन जब कोई लाइट रेज रेयर से डेंसर में चलती है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, झुकेगी ना, बेंड होगी यहां से, और बेंड होगी तो बेंड होकर मान लेते हैं वो ऐसे चली और यहां मिल रही, इस जगह मिल रही, और जहां पर मिल रही है वो हमारा इमेज पॉइंट हो गया, यानी इसकी यहां पर इमेज बन रही है। देखिएगा यहां है क्या, इस जगह पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट और इमेज तीनों प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होंगे, बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो गई, इसकी इमेज हो गई। अभी तक कोई दिक्कत, पूरी तरह कंफर्म है अभी तक में। एक काम करते हैं बेटा, हम यहां पर एंगल को लेते हैं, एज्यूम करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको अल्फा मान लिया, इसके साथ बनने वाला एंगल बीटा, और इसके साथ बनने वाला एंगल गामा है। अब जैसा बने आप गामा, हम भाई ऐसा बना पाते हैं, आप लोग जिस तरह बनाना बनाइएगा, ठीक। यहां तक कंफर्म है पूरी तरह से।
बेटा काम सुनिएगा ध्यान से, ये इंसिडेंस रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल जो होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया। ठीक है, क्लियर। ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम आर से ले लेते हैं भैया। इसको ये वाला आर बनाइएगा, कोई कोई ये भी आर बनाता है, तो दोनों में आपको डिफरेंस करना है। ठीक है, वो गामा है और ये आर है। क्लियर बात। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का एंगल हो गया, ये इमेज का एंगल हो गया, ये ऑब्जेक्ट का एंगल हो गया। यहां तक कंफर्म है, अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से इसको देखो, ये पोल है बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अभी बाद में काम आएगा इसका। पीएम एक परपेंडिकुलर हो गया। फिगर पूरी तरह से कंफर्म है कि नहीं, फिगर पे किसी भी एंगल पर किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, बना लोगे, रुक जाओ, चलने दो, बनाना तो रुका रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, कुछ पॉइंट, अच्छा बना लो, फिर लिखवा देते साथ साथ में, बना लो बना लो बना लो। एक एक चीज समझाने की जिम्मेदारी हमारी, नंबर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। आइए देखिए बेटा, छोटा सा अजम्पशंस, ध्यान सुनिएगा। अजम्पशंस क्या, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज, देखो पॉइंट साइज, ठीक, और इट इज लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल बता भी चुके हैं, ये क्या कहां लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर मींस वो जो ये एंगल नहीं, जो आपको ये झुकाव दिख रहा है, ऐसे कर्व दिख रहा है, ये कर्व भी बहुत छोटा है। अभी आखिर में जब करेंगे ना, इतना स्मॉल अपर्चर को छोटा होने का सिर्फ यही सेंस है कि जब जरूरत हमको पड़ेगी तो जो एम और जो पी पॉइंट है ये कंसॉइड करेंगे, या यूं कर लीजिएगा, हम एम को पी पर मान लेते हैं, ये फिजिक्स के रूल है। ठीक है, अभी जरूरत पड़ेगी बताऊंगा आपको। इसको हम क्या, मतलब ये अपर्चर इतना कम है कि जो एम पॉइंट है वो कहां अलाई करता है, पी पर अलाई करता है, अभी जब दिखाऊंगा आगे बताऊंगा। और क्या, यहां लिखा था कि सारे एंगल हमने एक साथ लिख दिया, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सब आगे से। ऑल मतलब कौन, ये ऑब्जेक्ट एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, सारे एंगल बहुत छोटे हैं। तो सारे एंगल छोटे होने का मैथ की जो ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो कभी जैसे कहीं लेना होगा तो आई के जगह साइन आई जगह खाली आई रह जाता है, साइन हट जाता है। इसका मतलब सिर्फ ये होगा, आर होगा साइन आर होगा तो आर होगा, मतलब कहने को मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट हट जाता है, खाली एंगल बचता है। ये चीज है, बस इसलिए हमने लिखा है ऑल एंगल आर वेरी स्मॉल। जब जरूरत होगी तो इस बात को याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट बड़े अहम इसके लिए हैं। बेटा क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर पूरी तरह से। आइए अब सभी लोग एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा, इधर देखिएगा प्लीज। देखिए बेटा, आ रहे हैं, अब करने जा रहे हैं इसको, इन ट्रायंगल ए ओ सी, देखिएगा ए ओ सी, जो एंगल आई है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक, बाहर है ना ये, और जो ये एंगल होता है वो दो इंटीरियर के सम के इक्वल होगा, किसके, अल्फा और प्लस गामा। ओके, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल, भाई सुनिए खाली, बोलिए तब जब पूछे। ए हो सी, ठीक है, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, पता है ना, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, अल्फा प्लस गामा। कोई दिक्कत यहां तक, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, मान लिया। इन ट्रायंगल, यहां हो बेटा, कहां कहां कहां, ए आई सी, पहले हमने बेटा लिया ए ओ सी, ए आई सी, ऑब्जेक्ट से यहां तक, इमेज से यहां तक, ए आई सी। सुनिए बेटा, हाँ
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पी आर लिख दो, बहुत है, ना लिखो तब भी चलेगा, वो तो हम लिख दिए, कोई जरूरत नहीं लिखने की, लिख लोगे तो अच्छी बात है और ना भी लिखो तब भी चले, कोई दिक्कत नहीं, मेन हमारा प्रूफ है इसका, समझे ध्यान से। जैसे बेटा आई जो था, देखिएगा आई जो था इस वाले ट्रेंगल का एक्सटीरियर था, तो भैया क्या है, जो गामा नहीं है, गामा ये क्या है, इस ट्रेंगल का एक्सटीरियर है, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस बीटा, समझ रहे ना, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा। जरा यहाँ थोड़ा ध्यान देखिएगा, हमसे इस जगह बहुत गलती हो जाती है, कई बार गलत हो गया हमसे इस जगह ट्रांसपोज करने में, ठीक। तो क्या, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। सुनो, निकालना जानते हो क्या है, हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, आर निकालेंगे तो बीटा से ट्रांसपोज करेंगे, ये करेंगे तो क्या आएगा, अगर आगे यही कर दे रहे हैं, आर इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, बीटा को तो कर रहे हैं ना, हा? ये हमसे कई गलती कई जगह होगी, क्योंकि हमसे यही गलत हो जाता है, फिर आखिर जाकर माइनस साइन में गलती हो जाती है, ये चेक कर लीजिएगा, सही है ना ये। चलिए इसको हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया, ठीक। आइए सिर्फ का, लाइट रेस रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका जो है म्यू2 है, यही कर लीजिएगा, ये हमारा पहला मीडियम हो गया बेटा और ये हमारा दूसरा मीडियम हो गया, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर कर रहे हैं, तो स्नेल साहब बैठे हुए हैं, ठीक जी, वी नो दैट, ये बीकेटी मतलब वी नो दैट क्या म्यू12 क्यों, एक से दूसरे में चल रहे हैं, दैट इज नोन एज साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। ये अब ये तो भैया हम यहां लिखे ही हैं, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और बहुत छोटे हैं तो साइन आई आई की इक्वल हो जाएगा और साइन आर आर की इक्वल हो जाएगा, पता ही है। ये आगे लिख दे रहे हैं, सिंस साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। एक और चीज सुनिएगा, एक चीज और यहां पर करेंगे, ये हमारा जो बेटा ये होता है 1 म्यू2 इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला होता है म्यू2 अपॉन म्यू1 होता है, ये भी है, ठीक, म्यू2 अपॉन म्यू1। तो यहां क्या है, एंगल्स आर वेरी, हालांकि वहां लिखा हुआ है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहां तक हम है पूरी तरह से, म्यू2 बाई म्यू1 क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, हाँ अब क्या देखें, इसके प्लेस पर म्यू2, इसके प्लेस पर म्यू1, और ये इक्वल टू हुआ क्या बेटा, आई अपॉन आर, पता ना आई आर को सामने लिखा हुआ है, इनको लेते हैं क्रॉस, दैट इज म्यू2 इज इक्वल टू म्यू1 आई, ये इसको भी हटाना, ठीक। तो थर्ड ले लीजिए, इस इक्वेशन थर्ड में आई के प्लेस पर ये रख लीजिए और आर के प्लेस पर हमने कहा था यहां से बदल दो, रस के लिए माइनस बीटा कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर इन थर्ड, लिख देंगे, ओके। वैल्यू ऑफ आई एंड आर, ठीक है, आई एंड आर,
बेटा म्यू2, ये म्यू2 है, म्यू2 ये रखा, आर की वैल्यू है हमारा गामा माइनस बीटा, और म्यू1 ये हो गया, आई की वैल्यू जो है बेटा अल्फा प्लस, ऐसा करो म्यू2 गामा माइनस म्यू2 बीटा इज इक्वल टू म्यू1 अल्फा और प्लस म्यू1 गामा कर लिया, ठीक है। इस म्यू2 बीटा को इधर कर लेते हैं और म्यू1 गामा को इधर कर लेते हैं, यदि गामा सारे साथ कर लेते हैं, गामा बेटा दैट इज म्यू2 गामा और साथ में ये लाइन इसके पास दोनों टर्म लाइन माइनस म्यू1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू1 गामा, ठीक है। और इधर गलती हो जाती है, म्यू2 गामा माइनस ये चला म्यू1 गामा इज इक्वल टू, भाई चेक करते रहिएगा, म्यू1 अल्फा और प्लस म्यू2 बीटा, कोई दिक्कत यहां तक कंफर्म है। यहां से काम करो, गामा को कॉमन कर लो तो पाया क्या म्यू2 माइनस म्यू1 इन दिस म्यू1 अल्फा और प्लस म्यू2 बीटा, इसको हमने क्वेश्चन 4 ले लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर पूरी तरह से। अब बेटा मेरा टारगेट क्या है, हमको गामा की, अल्फा की और बीटा की अगर ये वैल्यू मिल जाए हमारा काम हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे AMO, कौन सा AMO, और क्या tan अल्फा इक्वल टू AM अपॉन MO हो जाएगा, ठीक। बीटा के लिए हम ट्रायंगल यूज करेंगे AMI, गामा के लिए AMC, ओके निकालते हैं भाई। इन ट्रायंगल AMO tan अल्फा इक्वल टू AM अपॉन OM। एक बात तो बता चुके हैं ना, ये इतना छोटा अपर्चर, इतना कम है, इतना छोटा है, M जो है वो P पर होता है मान लेते हैं, यदि M tan to P, और जब M tan to P हो जाएगा तो बेटा यही चीज क्या बन जाएगी, यही चीज हमारी क्या बन जाएगी, ये tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा AP अपॉन OP, और एंगल भी बहुत छोटा है, एंगल भी बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है तो क्या आएगा tan अल्फा is equal to alpha, this implies that alpha is equal to AP upon OP हो गया, क्लियर है, ठीक। एक काम करो, इतना पहले नोट करो, फिर नोट करो, देखिए इसके बाद जो हो गया, अब देखिएगा आते हैं एक ट्रायंगल AMI, एक ट्रायंगल AMI वही बेटा tan बीटा इक्वल टू AM, ठीक है, AM अपॉन MI, और आगे हम लिखा चुके हैं, आगे लिखा चुके ना, ये tan टूटना है तो ये हमारा हो जाएगा AP अपॉन PI हो जाएगा। अच्छा एक बात और सुन लीजिएगा, क्योंकि एंगल इतना छोटा होता है, बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी AP अपॉन PI आएगी, नीचे दिखाई तो आपने कैसा है, ठीक। इन ट्रायंगल AMC, यहाँ क्या बेटा tan गामा, और tan गामा है तो क्या आएगा वही AM अपॉन MC, दैट इज क्या हो जाएगा, क्योंकि M जो है वो क्या P को टेंड कर रहा है, तो दैट इज AP, और यहाँ पे P PC हो गया, इसको और निकालोगे तो
गामा इक्वल टू क्या होगा बेटा, AP अपॉन PC। क्लियर है पूरी तरह से? क्लियर है पूरी तरह से? अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू को उठाकर कहां पुट करते हैं हम, फोर्थ में पुटिंग इक्वेशन। हां, द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन बेटा मेरे पास ये है, कहां, ये है फोर्थ, देखिए फोर्थ है। तो गामा बेटा ये है, और यहां गामा प्लस है क्या, AP अपॉन PC है, ठीक है। ये क्या आया, AP अपॉन PC, और ब्रैकेट में हमारा क्या आएगा, μ2 माइनस μ1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो μ1 है, इसके पास क्या है, अल्फा, और अल्फा तो कितना निकालेंगे, AP बाई 1 PP μ1 AP अपॉन OP प्लस ये AP है ना, बीटा यहाँ है अपॉन PI। देखो AP कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लिया तो बेटा आया क्या, μ1 अपॉन OP आ गया प्लस μ2 अपॉन PI आ गया। AP से भी कैंसिल कर लिया, काट दिया, 1 अपॉन PC इन द ब्रैकेट μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ1 अपॉन OP और प्लस μ2 अपॉन PI। अब हमने ध्यान P है बेटा पोल, वो है ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को दूसरे लिखते हैं, ठीक। P है पोल, I है MS। पोल से MS की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, D होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल से इसकी डिस्टेंस जो होती है वो R। पोल ये है बेटा, ये इस साइड की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, इस साइड की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। इधर है क्या, इधर कोई है नहीं, खाली OP ही है, OP क्या U है, तो U क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, D क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, R क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो देखिए PC की वैल्यू क्लियर हो गई, ये क्या होगा बेटा, 1 अपॉन R μ2 माइनस μ1, और ये हमारा क्या आया, μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V। ठीक है, ये नोट कर लिया, इधर हो गया, देखो अच्छा हो भी गया, हमका हो गया ये। अब देखो बेटा ये चीज, तो ये जो मामला बनता है तो इधर ऐसे लिख दीजिएगा, माइनस μ1 बाई U और प्लस μ2 V। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो, इस बात को लिखा है, OP इज इक्वल टू माइनस U, PI इज इक्वल टू B और PC इज इक्वल टू R। अरे एक फॉर्मूला बनेगा, यही फॉर्मूला आगे नहीं लिखता, इतना हो गया, यहां लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, ये देखिए इधर लिख रहे हैं, ये तो माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू 1 बाई R, वैल्यू कर दीजिएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये हो गया फॉर्मूला, यही है, बस बस हो गया, बस अब कर लेते हैं।